सो कहानी की शुरुआत में हम एक शादी को देखते हैं जो कि अब्बास और साजिया बानो की हो रही होती है और शादी के कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन शादी के 8 साल बाद अब्बास दूसरी शादी कर लेता है। इस वजह से साजिया को नज़रअंदाज कर जाता है। परेशान होकर के साजिया अब्बास पर केस कर देती है। अब्बास गुस्से में आकर साजिया को तलाक दे देता है, लेकिन साजिया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। बच्चों का ख्याल नहीं रखा, वादा किया था 400 रुपये हर महीने देगा, पर वह नहीं दिया। इसीलिए हम मांग करते हैं कि वह हर महीने 400 रुपये दे। अब्बास कहता है कि मैंने 3 महीने पहले ही उसे तलाक दे दिया है। बेला कहती है यह विदायत तलाक था, इसीलिए तलाक नहीं हुआ। अब्बास कोर्ट में दावा करता है उसने शरीयत के हिसाब से तलाक दे दिया है। तभी पीछे से साजिया बोलती है कि एक सांस में 3 तलाक बोलना जायज़ नहीं है। इस्लाम में इसे बताया गया है कि वह आगे कहती है कि तलाक देने के लिए कुरान के ज्ञान को होना ज़रूरी है, पर उसने तो कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, फिर तलाक कैसे हो गया। बहस बढ़ती जा रही थी। जज कहते हैं कि यह केस यहाँ का नहीं है, यह मुसलमान लॉ का मामला है, इसीलिए मुस्लिम कोर्ट चाहिए। साजिया के पिता उससे मस्जिद ले जाते हैं। साजिया अपना चेहरा ढककर मस्जिद पहुंचती है और वहां काजी और वकील से मिल करके साजिया पर ही आरोप लगने लग जाते हैं कि वह कहते हैं कि साजिया ने शरीयत का अपमान किया है। वह कहते हैं कि जो मामला काजी समझा सकते थे उसे कोर्ट में ले जाकर उसने इस्लाम का अपमान किया है। वह साजिया के पिता को भी खरी खोटी सुनाते हैं क्योंकि वह खुद एक मौलवी हैं। साजिया के अंदर से बार बार सवाल उठता है। वह कहती है कि मैं पहले काजी के पास ही गई थी, पर उन्होंने सही समाधान नहीं दिया और यह तलाक मान्य नहीं है। वो कुरान का हवाला देकर कहती है कि एक सांस में 3 तलाक नहीं होता। तलाक से पहले 3 महीने का समय दिया जाता है ताकि पति पत्नी के बीच झगड़े सुलझा सकें। वो कहती है कि शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। वो सुर बकरा और सुर निशा के आयतों का उदाहरण देती है। लेकिन अब्बास की तरह के लोग कहते हैं कि शरीयत में तलाक का जिक्र साफ है और तुम उससे मान क्यों नहीं रही हो। साजिया कहती है कि इस्लामी शरीयत में यह साफ लिखा गया है कि एक पति अपनी पत्नी के अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। वह इसके लिए सूर निशा का उदाहरण देती है। वह आगे कहती है कि अगर मर्द शरीयत के बाहर जाकर दूसरी शादी कर सकता है तो औरत अपना हक क्यों नहीं मांग सकती। हुजूर अब साजिया से कहते हैं कि तुम काफिर हो गई हो। साजिया जवाब देती है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते, मेरे और अल्लाह के बीच क्या है, यह मेरा निजी मामला है, इसमें आप सवाल मत उठाइए। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह कुरान से ही कह रही हूँ। बेटी की ऐसी हिम्मत देखकर साजिया के पिता के बाद साजिया पर चक्कर लगाती रहती है। पैसों की तंगी होने की वजह से अपने सोने के गहने भी बेच देती है और इस तरह 4 साल और बीत जाते हैं। साल 1979 में साजिया और अब्बास का मामला फिर से शुरू होता है। वहाँ अब्बास कहता है कि मैंने शरीयत के हिसाब से ही तलाक दिया था और मेहर के रकम भी दे दी थी, इसलिए धारा 125 के तहत इस कोर्ट का कोई भी मतलब नहीं है। वकील बेला सवाल उठाती है कि अगर तलाक हो भी गया है तो भी आपको अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना होगा जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती। 1 साल और केस चलने के बाद आखिर में साजिया की जीत होती है। कोर्ट से अब्बास को चिट्ठी भेजी जाती है कि वह साजिया को साल के 1000 रुपये दे। लेकिन इतने में साजिया का गुजारा कैसे होगा, बच्चे भी तो बड़े हो रहे थे, स्टूडेंट भी अब स्कूल जाने लगे थे, जिससे मदरसा खाली हो गया था। फिर भी पिता हार नहीं मानते और कहते हैं कि वह अपनी बेटी का साथ ही देंगे। समाज की नज़रों में साजिया जैसे सबकी दुश्मन बन जाती है। लोग उसे अब अजीब नज़रों से देखने लगते हैं और दीवारों पर उसके खिलाफ उल्टा सीधा लिखते हैं। साल 1981 आ जाता है और अब हिंदू और मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं। इससे सबसे ज़्यादा असर साजिया पर पड़ता है। वह किसी तरह अपने तीनों बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। जब पिता उसे सुरक्षित जगह ले जाते हैं और बोलते हैं कि साजिया ज़मीन के कागजात निकालती है और वकील फराज को लेकर के अब्बास के ही घर पहुंच जाती है। साजिया उसी जगह पर अपना हक जताने आती है और घर के बाहर वाले कमरे में रहने लगती है। कमरा साफ करने के समय वह खिड़की से देखती है कि उसके आने की वजह से अब्बास और शायरा के बीच में काफ़ी बहस हो रही थी। दूसरी तरफ काजी और हुजूर अब्बास को बताते हैं कि जबकि साजिया एक बार केस जीत गई है, इससे अब बहुत सी औरतें तलाक पर सवाल उठा रही हैं और कोर्ट जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी शरीयत खतरे में पड़ जाएगी और अब यह केस सिर्फ तुम्हारा नहीं है बल्कि अब पूरे देश का मामला बन गया है। यह सुनकर अब्बास कहता है कि मैं इतनी आसानी से शरीयत कानून पर सवाल उठाने नहीं दूंगा। मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ। 1982 में हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और वकील बेला भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती हैं कि तलाकशुदा पत्नी होने के बाद भी जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होती तब तक अब्बास को साजिया और बच्चों का खर्चा उठाना होगा।
अब्बास दलील देता है कि एक्स वाइफ एक्स सेकुलर शब्द है, शरीयत में ऐसा कुछ नहीं होता। बेला जवाब देती है कि इस कोर्ट में शरीयत या सेकुलर का सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। अब अब्बास कहता है कि तलाक एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होना है। एक बार यह ख़त्म हुआ तो सब खत्म। बेला पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है पर रिश्ता कैसे ख़त्म होगा। आप एक्स या फिर तलाकशुदा जैसे शब्द भले ही लगा ले पर शब्द के आखिरी में पत्नी ही रहेगी ना। अब्बास कहता है जिस दिन तलाक हो गया उस दिन से पति पत्नी एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। बेला तब बच्चों के साथ वाली तस्वीर दिखाती है और अब्बास कहता है सिर्फ बच्चों की माँ और कुछ नहीं। जज उन तस्वीरों को देखते हैं और बेला पूछती है कि जब उसने इन बच्चों को जन्म दिया तब क्या वह आपकी पत्नी थी। अब्बास ऑब्जेक्शन कहता है। तब बेला उसे याद दिलाती है कि यह शरीयत का कोड नहीं है, यहाँ सेलर कानूनी चलता है। अब्बास चुप हो जाता है और बेला कोर्ट में कहती है कि जो सवाल पहले एक परिवार की छोटी सी डायरी तक सीमित थी अब वह अदालत में पहुंच चुकी है। और फिर पत्नी शब्द पर और उसकी अहमियत पर अपनी बात रखती है। कोर्ट के बाद जब साजिया बाहर आती है और देखती है कि उसके तीनों बच्चे बाहर बैठकर ही पढ़ाई कर रहे थे, बचपन से ही वह यह सब देखते आ रही थी। माँ अपने हक के लिए लड़ रही थी और उसने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ा, वह खुद उन्हें अच्छी शिक्षा दे रही थी। उसी रात सायरा खिड़की से साजिया को कुरान पढ़ते हुए देखती है और अब्बास से कहती है कि वह हमसे ज़्यादा शरीयत के बारे में जानती है। और अगली सुनवाई के दिन अब्बास वकील बेला के असिस्टेंट फराज को पैसे दे करके ख़रीदने की कोशिश करता है लेकिन फराज नहीं बिकता। कोर्ट में अब्बास कहता है कि शादी के समय जो मेहर तय की गई थी वह मैंने तलाक के समय दे दी है, इसीलिए अब और कुछ देने का सवाल नहीं उठता। बेला इस पर सवाल उठाती है। वह कहती है कि मेहर तो शादी के दिन ही देनी चाहिए थी पर बहुत सी औरतों को यह मिलता ही नहीं है, वह मांगती भी है तो नहीं मिलता। बेला इसकी तुलना हिंदू रीति के कन्यादान से करती है। इस पर अब्बास भड़क जाता है और कहता है कन्यादान तो दहेज जैसा है, उसे मेहर से मत चोरिए। बेला बोलती है कि पत्नी की संपत्ति को दहेज नहीं कहा जा सकता। अब्बास कहता है कि जब बात कोर्ट तक आती है तो वह दहेज जैसा ही होता है। जज अब अब्बास को सीधा जवाब देने को बोलता है। अब्बास थोड़ा सा बीमार महसूस होता है, इसीलिए वह कोर्ट टालने की मांग करता है। कोर्ट के बाद अब्बास साजिया के पास जाकर कहता है इस बार भी तुम ही जीतोगी। यह बात बेला सुन लेती है और साजिया को सावधान करती है कि अब्बास कोई बड़ी चाल चल रहा है। हाई कोर्ट की कार्रवाई 1 साल और चलती है और 1983 में हाई कोर्ट साजिया के पक्ष में फैसला सुनाती है और अब्बास को इस फैसले के बाद बेला मिठाई लेकर के अब्बास कैबिन में जाती है और कहती है कि आप यह केस जानबूझकर हारे हैं ताकि आप इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा सकें और तलाक या कानूनी को ही बदल सके। अब्बास कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी समझ जाएंगी। बेला कहती है कि हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। अब्बास कहता है सेकुलर कानून के जरिए शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है और यह मैं चुपचाप देखता नहीं रहूँगा। शरीयत को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और बेला कहती है कि पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना भी तो आपका फ़र्ज़ है। फिर बेला मिठाई वापस लेकर जाने लगती है और कहती है कि आपको शुगर है तो मीठा नहीं खा सकते। यह बात मुझे साजिया नहीं बताई है। यह सुनकर अब्बास चुप हो जाता है और सायरा अब अब्बास से कहती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो 180 रुपये दे दूँगी पर अब सुप्रीम कोर्ट में केस मत करो। अब्बास जवाब देता है कि मैं 180 रुपये के लिए ही लड़ रहा हूँ। इसके बाद सायरा साजिया के कमरे में जाती है और उसे कहती है कि तुमने यह सब क्या शुरू कर दिया है। साजिया कहती है कि मैं तो 180 रुपये में मान गई थी पर अब्बास नहीं मान रहे। सायरा कहती है वह मुझसे प्यार करते हैं फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। साजिया जवाब देती है मैंने भी तो तुम्हें स्वीकार कर लिया है पर तुमने अपना हक पाने के लिए सारा सच बता दिया जबकि तुम जानती थी कि इसका अंजाम बुरा होगा। हमेशा सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता, इज्जत भी चाहिए। उसी दिन साजिया की माँ अब्बास के घर फ़ोन करती है और अब्बास की माँ फ़ोन उठाती है और साजिया की माँ कोई ज़रूरी बात करना चाहती थी पर अब्बास की माँ फ़ोन देने से मना कर देती हैं। असल में साजिया के पिता का देहांत हो गया था। यह खबर लास्ट में वकील फराज आकर के साजिया को देता है। साजिया तुरंत घर भागती है और पिता की मौत की बुरी तरह टूट जाती है और अब्बास मिट्टी देने आता है और अपने बेटे यानी कि बड़े बेटे को बुलाता है पर उसका बड़ा बेटा उसे भाव भी नहीं देता। पिता को दफनाने के बाद साजिया उनकी चीज़ें देख करके रो पड़ रही थी। उसे कुरान शरीफ में पिता की लिखी गई एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा था साजिया बानो तू सही थी। यह देखकर वह और
बिखर जाती है, रोने लगती हैं। एक दिन जब साजिया बाजार जाती है तो वही पड़ोसी आदमी उसे और उसके पिता को लेकर के गंदी बातें बोलने लगता है। साजिया सबके सामने उसे जवाब देती है, आप तो दिन रात अपनी बीवी को पीटते हो और सुबह कुरान का ज्ञान देते हो। वह आदमी गुस्से में कहता है कि कुरान में पत्नी को काबू में रखने का निर्देश दिया गया है। साजिया कहती है कि उसमें कुरान ठीक से पढ़ी नहीं है, अगर पढ़ा होता तो बुरा भला नहीं कहते और पत्नी पर जुल्म नहीं करते। कुरान का पहला शब्द इकरा है, जिसका मतलब है पढ़ो, सिर्फ दूसरों से सुनो नहीं। वह आदमी मौलवी था, इसलिए वह और भी भड़क गया था। वह सबको बोलता है कि अब से कोई भी साजिया की बात नहीं करेगा, उसे कोई भी सामान नहीं बेचेगा और उसके बच्चों के साथ कोई नहीं खेलेगा। साजिया घर आती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो उसे कुछ सामान मिलते हैं जो सायरा ने चुपके से उसके लिए भिजवाई थी और अब यह देखकर रोज का शुरू हो गया था। साजिया के दोनों बेटे नाना के कब्र पर दुआ करने के लिए आते हैं। वहां अब्बास को देखकर दोनों बच्चे चले जाते हैं। अब्बास तब साजिया के कमरे में आता है और कहता है, ये बच्चे मुझे देखकर दूर चले जाते हैं, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। आज पवित्र रात है, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, शायद माफ़ी ना मिले, पर तुम्हारा क्या होगा। मैंने तो सिर्फ माचिस की तिल्ली जलाई थी, तुमने तो पूरी दुनिया में ही आग लगा दी। साजिया उसे खाना देती और कहती है कि दुआ करती हूँ कि इस पाक दिन में आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। 1983 में सुप्रीम कोर्ट में साजिया बानो और अब्बास के केस की सुनवाई होती है और पहले दिन अब्बास अपनी पत्नी बात रख कर वह कहता है कि यह केस हमारे बीच में नहीं रहा, यह पूरे देश का मामला हो गया है। हिंदुस्तान में मुस्लिम शरीयत कानून बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर धारा 125 उसे चुनौती दे रहा है। शरीयत के नियम टूट रहे हैं और मुसलमानों के लिए काफ़ी बुरा है। शरीयत के हिसाब से तलाक के बाद सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। यह केस निचली अदालत में ख़त्म हो जाना चाहिए था, इसे यहाँ तक लाकर शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद फराज साजिया और बेला के सामने कहता है कि आज अब्बास ने जो बातें कहा है वो सारी चीज़ें सही हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद फराज साजिया और बेला के सामने कहता है कि आज अब्बास ने जो बातें कही वो सारी सही हैं। मैं जब उसकी बातें सुनी तो मैं सहमत हूँ। पता नहीं जज क्या सोच रहे होंगे, लेकिन घर पर सायरा फिर से अब्बास को टोकती है और कहती है कि साजिया बानो सही थी। अब्बास इस पर सायरा पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। साल 1984 आता है और तब सुप्रीम कोर्ट में साजिया के बोलने की बारी थी। वकील बेलाज जान कहती हैं कि मेरी क्लाइंट खुद अपनी बात रखेंगी। साजिया पहले थोड़ी घबराई थी, फिर अपना नाम और अपना मतलब बताकर बोलती हैं और शुरू करती हैं अपनी बात कि वह 1 साल पहले मेरे पिता गुजर गए हैं। मेरे पिता ने पूरे गांव को शिक्षा दी, लेकिन मेरी इस लड़ाई की वजह से समाज ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मेरे बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई नहीं बचा। बच्चों के लिए माता पिता का साथ सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, जो उन्हें कभी नहीं मिला। मैं तो बस एक लाश की तरह थी। एक बार सोचा था कि यह सब कुछ छोड़ दूं, पर फिर लगा कि एक लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन गलत नियमों के खिलाफ है जो औरत के साथ होती हैं। साजिया आगे कहती हैं कि मुस्लिम बोर्ड आज अब्बास के साथ हैं क्योंकि उन्हें शरीयत बचानी है। अब्बास ने कहा कि बड़ी लड़ाई के बाद संविधान बना है, पर उस संविधान में महिलाओं की भी भूमिका थी। मेरी शादी 17 साल पहले हुई थी। 8 साल बाद अब्बास ने मुझे बिना बताए दूसरी शादी कर ली। शादी से पहले उनका रिश्ता शरीयत के खिलाफ था, पर जब किसी ने सवाल नहीं उठाया। पर अब जब एक औरत अपने हक की बात करती है तो शरीयत बीच में आ जाती है। शादी कोई खेल या सिर्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह प्यार और सम्मान का बंधन है। वह रोते हुए कहती हैं कि मैंने इतने सालों में जाना कि जो कुरान में हूँ वही असली संविधान है। मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम औरत हूँ और अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। मेरे पिता ने बड़े प्यार से मेरा नाम साजिया बानो रखा था, जिस पर आज समाज ने कलंक लगा दिया है और यहाँ मैं वह कलंक धोने आई हूँ ताकि आगे कोई भी अपनी बेटी का नाम साजिया ना रखे। और अब 1 और साल बीत जाता है और 1985 में सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाता है कि कोर्ट बताता है कि धारा 125 के तहत तलाकशुदा औरत को गुजारा भत्ता मिलेगा। कोर्ट ने साफ किया कि साजिया बानो को हर महीने 180 रुपये देने का आदेश दिया गया। साजिया बानो यह कानूनी लड़ाई जीत जाती है। फैसला आने के बाद साजिया और अब्बास एक दूसरे को दूर से देखते हैं। पत्रकार साजिया को घेर लेते हैं और पूछते हैं कि अब आपका गुजारा कैसा होगा। साजिया कहती है कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ और उसे से मेरा घर चल जाएगा।
फिल्म के लास्ट में साजिया को कुरान पढ़ते हुए दिखाया जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि शादी के बाद पत्नी को पूरा सम्मान देना चाहिए। इस्लाम में शादी के लिए पत्नी की सहमति ज़रूरी होती है। साजिया ने अपने हक के लिए हार नहीं माना और वह सफल हुई। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और साजिया बानो के किरदार में यानी कि गौतमी ने जो शानदार एक्टिंग की है, इस बार तो यामिनी गौतम को नेशनल अवार्ड मिलना ही चाहिए। खैर, आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है और इस फिल्म को आपने क्या देखा है या फिर इस फिल्म के एक्सप्लेनेशन को पहले भी सुन चुके हो या फिर इस एक्सप्लेनेशन में कुछ गड़बड़ मिला है? अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी गलतियों को। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो के साथ। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।